आइएगा वो लम्हा, अगर एक लम्हे से ज़्यादा दो लम्हात हैं या कि जब आप इस पूरी केस के दौरान अलिफ से लेकर आखिर तक की हम बात करें, आप चौंक गए एकदम, आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया है, क्या चीज़ थी जिसने आपको चौंका दिया इस केस में? जी हाँ, बिल्कुल खान साहब, जो कि आप ये देखें कि इस फैसले के अंदर हम देखते हैं तो 184(3) के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की गई है और इसमें यह नहीं बताया गया कि क्या होगा, इसका प्रॉपर फोरम कौन सा है। तो इस लिहाजा इस हवाले से 184(3) की जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ही यह इख्तियार है कि वो किसी को भी इन बुनियादों के ऊपर को वारंटों के अंदर जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकती है। तो वो जो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, गो कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि अगर आप एडमिटेड फैक्ट्स हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम ये देखते हैं कि इसमें कोई साइटेशन नहीं है। और फिर दूसरी एक और बात खान साहब, इस सारी कार्रवाई के अंदर एक बहुत अजीब वाकया हुआ 20 अप्रैल को, जो सरफे नज़र हो गया, और वो वाकया था जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने अपनी इख्तलाफी जजमेंट जो है वो पढ़ी। तो हम ये देखते हैं कि जो रिपोर्टेड जजमेंट आई, जो कि अटेस्टेड कॉपी मैंने ली, तो उसके अंदर कुछ ऐसे हिस्से शामिल नहीं थे जो उस दिन जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने अपनी जजमेंट के अंदर अनाउंस किए। तो मेरी जो तारीख उसमें सारा अगर देखूं तो कि ऐसे हिस्से जो उस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में शामिल नहीं थे, जो तस्दीकी तौर पर आए, वो एक जज साहब ने 5 ओपन कोर्ट के अंदर वो कैसे उसमें शामिल करके वो कैसे पढ़ दिए। एक तो ये लम्हा है कि एक हिस्सा जो कि जजमेंट का हिस्सा नहीं था, वो हिस्सा पढ़ा गया ओपन कोर्ट के अंदर और फिर वो रिटर्न उसमें नहीं था। दूसरा जो था वो ये था कि ये बहस हो रही थी कि ये 5 रुकनी बेंच फैसला करेगा या 3 रुकनी बेंच करेगा। अक्सरियत की राय ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का पहला बेंच तहलील हो चुका और अब जो फैसला होगा वो इन 3 जजेस का होगा, इंक्लूडिंग इफ्तिखार चौधरी साहब भी, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब भी कह चुके थे पब्लिकली कि ये 3 रुकनी बेंच ही फैसला देगी। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद जब उस दिन जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि ये हमारा ऑर्डर तो इंटरलॉक्टरी ऑर्डर है, आप यकीन मानिए उस दिन जिसको कहते हैं ना कि मेरे कान जो हैं वो सुर्ख हो गए थे और इतनी बड़ी हैरत थी जो हमें महसूस हुई उसके ऊपर कि ये सारा कुछ आने के बाद, रीजनिंग होने के बाद, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आने के बाद, और फिर उसको कहा गया कि ये इंटरलॉक्टरी ऑर्डर है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कैसे कर सकते हैं, हो सकता है मेरी इस बारे में हो, लेकिन मेरे लिए ये सबसे चौंका देने वाला मरहला था, क्योंकि मामला ये था कि अगर एक जज साहब जो हैं 92 के वर्ल्ड कप की तरह बारिश के बाद अगर 1 पॉइंट मिलके इमरान खान वर्ल्ड कप के फाइनल में जाकर के जीत सकते हैं, तो क्योंकि यहां पर एक जज साहब का फिर उसके बाद ये सामने आई कि सिर्फ 1 पॉइंट जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए बहुत नाइल होगा, क्योंकि उस प्रोसीडिंग के अंदर इजाजुल एहसन बहुत वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाएंगे जो कि जस्टिस आसिफ खोसा का था। अच्छा हसनात मलिक साहब, आप ये बताइएगा, अगर आपसे मैं पूछूं कि इस पूरी केस के दौरान सबसे ज्यादा आप चौंक गए, शॉक ना हो लेकिन बुरी तरह से आप चौंक गए, 1 या 2 लम्हात, वो आपके क्या थे? कमरान साहब, हम ये देख रहे थे कि जो शरीफ ख़ानदान की जो लीगल टीम है उसके पास काफ़ी मजबूत डिफेंस होगा और बड़े वो अच्छे तरीके से, लेकिन जब सलमान असलम भट्ट साहब प्राइम मिनिस्टर के वकील 7 दिसंबर को कहते हैं कि जी उस वक्त तो हमारे पास तो कोई रसीद नहीं है, सारा काम कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन से नहीं होता, उस वक्त जो ट्रांजेक्शन हुई पैसों की मुख्तलिफ गल्फ स्टील मिल के हवाले से, वो सारी जो है वो रसीदों के वो चिटों के थ्रू हुई और वो उसके हवाले से बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। तो उस दिन ही समझ आ गई कि जो केस है वो इनके हाथ से निकल गया। ये सबसे मेरा ख्याल है 7 दिसंबर को जब सलमान असलम भट्ट साहब ने ये आर्गू किया तो मेरा ख्याल है कि शरीफ ख़ानदान का केस काफ़ी कमज़ोर उस वक्त उस दिन से हो गया था। फिर उसके बाद जो दूसरा जो अकरम शेख साहब हैं, उन्होंने जब कतरी लेटर सामने रखा बेंच के सामने और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये सारा केस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस लेटर के बाद मेरा ख्याल है उस केस को मजीद जो है वो जो केस कमज़ोर पहले था वो मजीद कमज़ोर हो गया। बहुत मुनासिब सूरत हाल है। इसके बाद आपके चौंका देने वाले लम्हे, इमरान वसीम आप बताइएगा, आप सबसे ज्यादा कब चौंक गए इस पूरे केस के मामले में, कोई भी पहलू हो?
मेरे लिए तो काफ़ी जो ऐसे पहलू थे चौंका देने वाले थे। पहला पहलू तो ये था कि जब 1 नवंबर को एक इत्तफाक़ राय से इमरान खान ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी सुप्रीम कोर्ट के पास कि एक कमीशन बना दिया जाए पनामा लीक्स के ऊपर, लेकिन दूसरे दिन जब सामने आए 2 नवंबर को समाअत हुई तो इमरान खान ने कहा कि अगर कमीशन बनाएंगे तो हम बाइकआउट करेंगे। ये इंतहाई हैरानकुन था, इसकी क्या बात थी आज तक किसी के सामने नहीं है, लेकिन वक्त के साथ ये बात सामने आएगी। दूसरी बात, 20 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने GIT बना दी, नैब के ऊपर एतमाद नहीं किया और एक मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल एक GIT बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट अदालत को दी, और उसके बाद फिर 28 जुलाई को हम देखते हैं कि उसी नैब के ऊपर जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अदमे एतमाद का इजहार कर रही थी, सारा मामला उसी को सौंप दिया गया। फिर यह भी हैरानकुन था कि जो इंटरम ऑर्डर था जस्टिस शेख अजमत सईद के मुताबिक वो 550 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल था, और जो डिस्पोज ऑफ कर देने वाला हतमी ऑर्डर था वो सिर्फ 18 पेज के ऊपर मुश्तमिल था। यह भी हैरानकुन था कि जब नईम बुखारी अदालत के सामने FZE के मामले के ऊपर आर्गू कर रहे थे और ये कह रहे थे कि FZE के मामले के ऊपर वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जाए, और जस्टिस इजाज़ अफजल ये कह रहे थे कि ये ग्राउंड आपने अपनी दरख्वास्त में नहीं लिया और इस ग्राउंड के ऊपर हम किसी को के खिलाफ ऑर्डर देकर उसे सरप्राइज कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि जब फैसला आया वो सरप्राइजिंग था और हैरानकुन था, और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। ये तमाम जो चीज़ें थी वो मेरे लिए बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर जो है वो हैरानकुन थी। सिद्दीक साहब, आप बताएं ना कि इस केस पे आपका क्या फैसला है? फैसले पे फैसला नहीं बल्कि केस पे, ये पूरा शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखा, इस केस के बाद आपका तासुर क्या है, आपका फैसला क्या है? जो फैसला आया उसके ऊपर जाहिर है कि बहुत हैरानी हुई, और वो हैरानी ये थी कि 62(1)(f) के तहत जो रीज़न दी गई है डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो पहली मर्तबा आई कि वो एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी से जो 4 तारीफ़ें थी उसमें से एक तारीफ़ की बुनियाद के ऊपर जो है फिर उस पर जो है वो आया कि असास से जो रिसीवेबल एसेट्स हैं वो वसूल ना करना भी, यानी कि वो असासे जो वसूल नहीं किए लेकिन आपके असासे थे आपको जाहिर करना था। तो ये बहुत एक स्ट्रिक्ट लेवल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये पहली मर्तबा एक ऐसी बॉटम लाइन क्रिएट की गई है जो कि पहले समझ नहीं आई है। 184(3) के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जुरिस्डिक्शन को अब इतना एक्सटेंड कर दिया है कि 62 के तहत अब 62 में 62E भी है जिसमें यह कहा गया है कि कोई ऐसा शख्स जिसने मेजर सिन किया हो वो भी नाअहल करार पा सकता है। तो एक बहुत स्ट्रिक्ट लेवल या एक पैमाना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय कर दिया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइएगा हसनात साहब, आप दीजिए अपना, अब आप अपना फैसला इस केस पर, आप अपना फैसला दीजिए। आपने भी पहले रोज से आखिरी रोज तक इसको फॉलो किया, आपका क्या इस पे रद्द अमल है? आपकी क्या इस पे रिपोर्ट है अपने जहन में? अगर आप बताएं इस पे अपना फैसला दे तो क्या देंगे? जी कामरान साहब, इस फैसले के आने के बाद जो हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सबसे मजबूत इदारा बन के उभरा है और जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है वो उसमें कहें कि वो अंडरमाइन हुई है। अब पार्लियामेंटेरियन की स्क्रूटनी बहुत टाइट होगी और 184(3) के तहत किसी भी पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ 3-4 साल बाद भी आप पटिशन फाइल करके उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये जो पहले ये होता था कि ट्रिब्यूनल से जो अपीलें आती थी तो उसमें डिस्क्वालीफाई पार्लियामेंटेरियन होते थे। जो एसेट की बुनियाद पे पहली दफ़ा 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड करके डिस्क्वालीफाई किया है। तो ये हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन से जो पार्लियामेंट जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए कड़ा इम्तिहान होगा और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये इम्तिहान होगा कि इसको किस तरह इसको अप्लाई करते हैं यूनानिमस, अब आगे फ्यूचर के लिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इमरान वसीम, आपका क्या फैसला है इस पूरे केस पे? आप किस नतीजे पे पहुंचे? कामरान साहब, मैं जो इस नतीजे पर, इस फैसले को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जो प्रेसिडेंट सेट की गई है अदालत की जानिब से, आपने भी देखा हमने भी देखा कि JIT की रिपोर्ट 3 मेंबर्स बेंच के सामने आई थी, 3 मेंबर बेंच ही उसको सुनता रहा, लेकिन जो FZE का मामला जो ग्राउंड भी लिया गया था तमाम दरख्वास्त गुजारों की जानिब से, उसके ऊपर जो है वो
तमाम जजेस ने जो है वो वज़ीर आज़म को जो है वो नाअहल डिक्लेयर किया है, जबकि जो 2 जजेस थे, जस्टिस आसफ सईद खोसा थे या जस्टिस गुलजार अहमद थे, उन्होंने वो JIT का केस, FZE का केस जिसके ऊपर वज़ीर आज़म की डिस्क्वालिफिकेशन हुई वो सुना ही नहीं गया, उनके सामने था ही नहीं। लेकिन उन्होंने भी 3 जजेस के साथ एग्री करके, क्योंकि एडमिशन था वज़ीर आज़म के वकील की जानिब से कि वो चेयरमैन भी थे, उनकी तनख्वाह भी थी, लेकिन वो लेते नहीं थे, और उसी एडमिशन के ऊपर बाकी 2 जजेस ने भी जो है वो वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया। तो एक प्रेसिडेंट ये भी हो गई, गो के मैं नहीं समझता कि इससे कोई तौहीन अदालत का आंसर सामने आएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी फरीक को सुने बगैर उसके एडमिशन के ऊपर उसे नाअहल करार दे सकता है, उसके खिलाफ फैसला दे सकता है। ये जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया है, ये पहली प्रेसिडेंट है 184(3) के तहत। इससे पहले जो ताहियात पाबंदी का जो फैसला था, जो कि आम तौर पर कोर्ट किया जाता है अब्दुल गफूर लेडी का, वो बाकायदा एक प्रोसेस होकर आया था। रिटर्निंग अफसर के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील हुई थी, हाई कोर्ट में अपील हुई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया था, एक प्रोसेस होके आया था, तमाम जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड हुए थे। इसके अलावा जो इफ्तिखार चीमा का केस है उसको हम देखते हैं तो वो भी ट्राइब्यूनल से होके आया था, उसमें भी जो उन्होंने अपनी अहलिया का जो अकाउंट है वो शो नहीं किया था, लेकिन वहाँ पर जो इफ्तिखार चीमा की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी वो रूपा कानून के तहत की गई थी, उनके नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट किया गया था, 62(1)(f) के तहत जो है उन्हें डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया था। दोहरी शहरी के केस में भी हमने देखा था कि जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था उन्हें बुलाया गया था अदालत के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। जनाब अब्दुल गय्यूम सिद्दीकी, हसनात मलिक और इमरान वसीम हमारे साथ थे। बहुत ही ये लोग तजुर्बाकार लोग हैं इस केस के हवाले से और इनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।